लोकसभा क्षेत्रों में आज वोटिंग चल रही है। महा कवरेज लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह 6 बजे से ही हर एक तस्वीर, हर जगह की खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए अलग अलग जगहों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे, गुजरात के अहमदाबाद के रानीप के निशान पब्लिक स्कूल में, और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचे हुए थे तो लोग भी वहां पर थे, उनसे भी मुलाकात की, उनका जो अभिवादन था उसको स्वीकार किया, उनसे भी थोड़ी बातचीत की प्रधानमंत्री ने। और एक बच्ची भी थी जिसको उन्होंने दुलार भी किया, और फिर अपने मतदान केंद्र के अंदर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये तस्वीर प्रधानमंत्री की। और प्रधानमंत्री जब पहुंचे वहां पर तो गृहमंत्री अमित शाह भी वहां मौजूद थे, और अमित शाह ने उनकी अगवानी की। और फिर यहाँ प्रधानमंत्री अपना वोट किए। उन्होंने मीडिया के ज़रिए लोगों से अपील भी की, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदार बने, रिकॉर्ड मतदान करें। और इससे पहले उन्होंने ट्वीट भी किया था कि तीसरे चरण के सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और वोटिंग का एक नया रिकॉर्ड बनाएं। आप सभी की सक्रिय भागीदारी लोकतंत्र के इस महोत्सव की रौनक को और बढ़ाएगी। और भारत एक्सप्रेस भी लगातार ये अपील कर रहा है कि इन 93 संसदीय क्षेत्रों में अगर आप वोटर हैं तो आप अपने मतदान केंद्र पर ज़रूर जाएं, अपने परिचय पत्र के साथ, और अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें। और तस्वीरें भी अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं। हर खास और आम लोग जाकर वोट कर रहे हैं। और ये तस्वीर है प्रधानमंत्री की, और प्रधानमंत्री अपने वोट के निशान को जनता के समक्ष ये दिखाकर एक अपील भी कर रहे हैं इस निशान के जरिए कि आप भी निकलिए घर से बाहर, वोट कीजिए। चुनाव प्रचार हो रहा है। चुनाव प्रचार में जो नेता हैं, पार्टियों के जो बड़े नेता हैं, वो लोग वोट करने प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन समय निकालकर वो वोट करने के लिए भी आ रहे हैं। तो आप भी अपने घर से बाहर निकलिए। और ये तस्वीर देखिए, एक तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं कि वो बच्ची को दुलार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोगों से मुलाकात की, और मुलाकात के बाद क्या कहा सुनिए। कब से आप इंतजार कर रहे हो? जब से ये मैंने उनका पोर्ट्रेट बनाया तब से मैं आज के दिन का इंतजार कर रही थी, कब वो आए, कब मैं उनको ये दिखा सकूं। कितना अच्छा महसूस कर रही हैं आप? मैं बता नहीं सकती, ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। पीएम साहब ने बोला, मैंने कहा कि आपको ड्राइंग कैसी बनाई मैंने, तो उन्होंने कहा अच्छी बनाई, और उन्होंने ये साइन भी किया है। उन्होंने मुझे सामने से बताया कि और देखा, चित्र ड्राइंग देखा और कहा कि पेन दो, और उन्होंने ऑटोग्राफ दिया। कितने खुश हैं आप पीएम सर से मिलके? बहुत खुश है। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। अब आप अपने फ्रेंड्स को ये सारी बातें बताएंगे? हाँ। क्या कहेंगी? मैं अमित दादा और नरेंद्र दादा से मिली। और लगातार वोटिंग चल रही है, और वोटिंग में हर खास लोग भी जा रहे हैं वोट करने, और वोट करने के बाद वो अपील भी कर रहे हैं। प्रहलाद जोशी भी वोट करने के लिए पहुंचे हुए हैं अपने मतदान केंद्र पर। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर है सुप्रिया सुले की। सुप्रिया सुले अब से कुछ देर पहले वोट देने के लिए अपने पिता के साथ आई थी, शरद पवार के साथ आई थी, और शरद पवार ने अपना वोट दिया और उसके बाद फिर वो चले गए। अब सुप्रिया सुले भी अपने मतदान केंद्र पर, और ये बारामती से उम्मीदवार हैं सुप्रिया सुले। और सुप्रिया सुले का ये चौथा चुनाव, 3 बार यहाँ से चुनाव जीत चुकी हैं। अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले शरद पवार, और अब उम्मीदवार तो खुद हैं सुप्रिया सुले, और उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बिल्कुल विजय, इस समय तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि इस मतदान केंद्र के भीतर सुप्रिया सुले अपना प्रयोग कर रही हैं, और अपनी माताजी के साथ, यानी शरद पवार की पत्नी के साथ आई हुई हैं यहाँ पर वोटिंग करने के लिए। तो ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरीके से सुप्रिया सुले इस मतदान का उपयोग कर रही हैं। और ख़ास करके बारामती सीट चूँकि पवार के लिए एक प्रतिष्ठा का सीट बना हुआ है, और ऐसे में ये कहीं ना कहीं कोशिश है कि इस लड़ाई को जीती जाए। तस्वीरें आप देखिए, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर सुप्रिया सुले दिखाई पड़ रही हैं और वोटिंग करने के लिए अंदर मतदान केंद्र के भीतर हैं, और वो अपनी माताजी के साथ पहुंची हुई हैं यहाँ पर
प्रतिभा पवार के साथ वोट करने के लिए, और पहले शरद पवार के साथ वो उनके साथ वहाँ वोट करवाने के लिए पहुंची थी। उसके बाद उन्होंने अपने मतदान केंद्र की तरफ रुख किया और यहाँ पर वो वोट कर रही हैं। सुबह 7 बजे सबसे पहले अजीत पवार ने वोट किया सुनेत्रा पवार के साथ, और उसके बाद शरद पवार ने वोट किया। सुप्रिया सुले ने उनको वोट करवाया साथ में जा कर के, क्योंकि सीनियर सिटीजन के साथ एक व्यक्ति जाना अलाउड होता है। और उसके बाद अब सुप्रिया सुले आपको दिखाई पड़ रही हैं मतदान केंद्र के भीतर। ये तस्वीरें ये बताती हैं कि किस तरीके से सुप्रिया सुले इस पूरी लड़ाई को ले रही हैं। ये कहीं ना कहीं कोशिश है कि इसके जरिए लोगों को अपील करने की कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकल कर मतदान करें। सिर्फ बारामती की बात नहीं है, बारामती से जुड़े जितने भी अलग अलग विधानसभा क्षेत्र है, 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, उन सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में सुप्रिया सुले को एक कड़ी टक्कर मिल रही है। पिछले 3 बार सुप्रिया सुले के लिए आसान था चुनावी लड़ाई, लेकिन इस बार घर के भीतर ही लड़ाई होने की वजह से उनकी भाभी के सामने मुकाबला है। और ऐसे में कोशिश ये है सुप्रिया सुले को कि इस लड़ाई को जीता जाए, और इसके लिए शरद पवार पिछले 1.5 महीने से बारामती छोड़ करके निकले नहीं हैं। कहीं आसपास की विधानसभा क्षेत्रों में, लोकसभा क्षेत्रों में कहीं मूव नहीं किया। उन्होंने कोशिश ये की है कि बारामती की जो लड़ाई है वो जीती जाए। और तस्वीरें ये बताती हैं कि सुप्रिया सुले सुबह सुबह मतदान करने के लिए पहले अपने पिता को लेकर गई, और फिर उसके बाद वो यहाँ पर खुद मतदान करने के लिए पहुंची अपनी माता जी के साथ। तो विजय, ये एक बारामती तय करेगा कि महाराष्ट्र में एनसीपी का भविष्य क्या होगा। क्योंकि अगर सुनेत्रा पवार चुनाव हारती हैं यहाँ से, तो निश्चित तौर पर जो महायुति के भीतर जो अजीत पवार का दबदबा है वो कम होगा। और अगर शरद पवार की बेटी यहाँ से चुनाव किसी भी तरीके से इस बार हारती हैं, तो अजीत पवार का कद शरद पवार के लिए एक बड़ा झटका होगा। इस ठीक है, अब जाएंगे, लेकिन ये तस्वीर देखिए गृहमंत्री अमित शाह की और प्रहलाद जोशी उनके central government then also would have detained, but you have not done that also. Sir, out of 14 seats, what will the BJP? 14 out of 14 we will win. चलिए, प्रहलाद जोशी, कर्नाटक में 14 सीटों पर चुनाव हो रहा है और दावा कर रहे हैं कि सभी 14 सीटों पर हम जीतेंगे। रजनीश के पास रुख करते हैं। रजनीश, मैनपुरी में किस तरह का मुकाबला? आप तो सैफई में हैं। देखिए, बड़ा संजोग है कि हमारे साथ अंशुल यादव जिला पंचायत अध्यक्ष और खुद मुलायम सिंह जी के परिवार के हैं। क्या मुकाबला लग रहा है? बीजेपी तो कह रही है कि ये भी सीट गई। देखिए, जिस हिसाब से पूरे मैनपुरी लोकसभा रुझान आ रहे हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार ऐतिहासिक वोटों से यहाँ से हारने जा रही है। हर जो बूथ पिछले उपचुनाव में भी हम लोग नहीं जीते थे, इस बार उन बूथों पर भी समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को बहुत शानदार वोट पड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस बार आदरणीय डिम्पल यादव जी की मैनपुरी लोकसभा से 4 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीत होगी। लेकिन लगातार बीजेपी कह रहे हैं कि हम 80 में 80 सीटें जीतेंगे, उसी 80 में मैनपुरी भी। देखिए, सब जानते हैं, अब तो दुनिया भी जानने लगी है, सब झूठे लोग हैं, जुमलेबाज लोग हैं, इससे लोगों को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं आता। इस बार जनता अपना संविधान बचाने के लिए वोट डाल रही है, रोजगार के डाल रही है, महंगाई से त्रस्त होकर वोट डाल रही है। और जो समर्थन इस बार सारे इंडिया गठबंधन प्रत्याशी को मिल रहा है, मुझे लगता है इस बार इंडिया गठबंधन का बहुत शानदार प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में भी होगा। और 4 तारीख को जिस दिन परिणाम आएंगे, देश में इंडिया गठबंधन सरकार बन रही होगी। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अंशुल यादव हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष है, और मुलायम सिंह यादव के परिवार के। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि ये पूरी तैयारी है, ये आदर्श बूथ बनाया गया है जहाँ पे यादव परिवार का पूरा कुनबा मतदान करेगा। और साथ ही जी बिल्कुल, और शुक्रिया आपका रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए और मैनपुरी के बारे में बताने के लिए। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण से छत्तीसगढ़ में भी वोटिंग हो रही है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है, लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। मतदान केंद्र पर ग्रामीणों ने ताला लगा दिया है। एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ, पुलिस और प्रशासन के लोग तमाम मौजूद हैं। अधिकारी जो हैं ग्रामीणों को समझाने में लगे हुए हैं। बेमेतरा के घटोली गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर लोग नाराज हैं
और नाराजगी की वजह से उन लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। लेकिन अब उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है कि लोकतंत्र का ये महापर्व है, आपकी नाराजगी है और नाराजगी के बावजूद आप मतदान में हिस्सा लीजिए और अपने हिसाब से अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए, जिसके लिए भी आप करना चाह रहे हैं मतदान, लेकिन आप मतदान में जरूर हिस्सा लीजिए। प्रशासन और पुलिस के तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और उनसे बातचीत की जा रही है। और इस बीच तीसरे चरण के लिए जो वोटिंग चल रही है उसका वोटिंग परसेंटेज भी आया है। पहले 2 घंटों का 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर सुबह मतदान जो हुआ है 7 बजे से 9 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज आया है। यूपी में 10 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है उसमें 11.13% वोटिंग हुई है सुबह 9 बजे तक। असम में 10.12% मतदान हुआ है, जबकि बिहार की 5 सीटों पर सुबह 9 बजे तक 10.03% वोटिंग हुई है। सुबह 9 बजे तक छत्तीसगढ़ में 13.24% मतदान की खबर है, तो मध्य प्रदेश में 14.22% वोटिंग हुई है। सुबह 9 बजे तक गुजरात में 9.83% वोटिंग हुई है, जबकि पश्चिम बंगाल में 14.60% वोटिंग हुई है। सुबह 9 बजे तक महाराष्ट्र में 11 सीटों पर जो मतदान का प्रतिशत आया है वो बहुत कम है, 6.64% वोटिंग हुई है। कर्नाटक में 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है, 9.45%। गोवा में सुबह 9 बजे तक मतदान 12.70% और दादर नगर हवेली में 10.13% मतदान हुआ है। 2 घंटे का ये मतदान प्रतिशत आया है। जल्दी से चर्चा एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं। कई सवाल आप पर दागे गए थे, कई आरोप लगाए गए थे, यासिर जिलानी साहब। देखिए मसला क्या हो गया है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और नेताओं के दिमाग में एक तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी घूमती रहती है, एक आजकल 1-2 यूट्यूबर्स आ गए हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, वो उनके रिसर्च के आधार पे अपनी बात को रखते हैं। नेपाल को लेके हमारे सामने जो बैठे हैं मित्र, उन्होंने झूठ बोला। कनाडा को लेके झूठ बोला, कनाडा ने ब्लेम किया है हमारे ऊपर, लेकिन जब हमने एविडेंस मांगा है, ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि जब हमने उनसे कहा है कि एविडेंस हमें दीजिए, उन्होंने अभी तक कोई एविडेंस नहीं दिया है। तो इन लोगों को समझना होगा, इनको सामंजस्य और समन्वय अपने आप में बनाना होगा कि वो जो सामने सत्ता पक्ष से लड़ने की कोशिश कर रहे, उसमें अगर झूठ का आधार बनाएंगे तो जनता इनके वोट में इजाफा नहीं करेगी और इनका वोट घटेगा। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अभी मेरे सामने हमारे जो एक समीक्षक हैं, उन्होंने कहा इसको जिताएंगे, लास्ट टाइम हमारे से गलती हो गई, ये पश्चाताप भी वो कर रहे हैं। और पश्चाताप करके उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि कांग्रेस पार्टी को इस बार हम जरूर लाएंगे और भारी बहुमत से चुन के देंगे, ये सबका कहना है। No, that won't work now if I tell. Today is voting. What benefit I will get by telling and criticizing? Today only I appeal to everybody, go and vote, and whomsoever they want, they vote. But only thing is that I told you what mistake they did earlier, they don't want to do it now, and they are repenting it. Because they said, because we lost Congress candidate last time, so our development is also stopped, and this time we will not give chance to that complaint. नहीं, वो सब लोग बंदोबस्त पुलिस का भी अच्छा है, लोग भी एक हो गए हैं। देखो छोटे मोटे जो भी घटनाएं होते हैं, यहाँ पर पुलिस है और समझदार लीडर्स हैं हर समाज में, वो मिल के काम करते हैं। और इलेक्शन एक अलग चीज़ है, छोटे मोटे घटनाएं होना एक अलग चीज़ है। उसको संभालने के लिए मैच्योर्ड लीडरशिप हर कम्युनिटी में है और वो लोग इसको सुलझा रहे हैं, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। चर्चा के आखिरी दौर में है, जल्दी से जिलानी साहब अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर अमृतांशु जी के पास हम आए।
देखिए पहले कांग्रेस के मित्र की बात रख दूं, वो शायद भूल जाते हैं, उन्हें अपने दिमाग पर जोर देना चाहिए कि भारत की जो जमीन है चीन को किसने दी? शहजादे के परिवार ने दी। एक पूरा का पूरा द्वीप श्रीलंका को दे दिया, ये भारत की जनता जानती है। मैं फारूक अब्दुल्ला पे आना चाहता हूँ। फारूक अब्दुल्ला जो भजन करते हैं, गाना गाते, डांस करते हैं, उससे उन्होंने कश्मीरियों के हालात को नहीं बदला। फारूक अब्दुल्ला भारतीय राजनीति में एक ऐसा मौकाप्रस्त राजनीतिज्ञ है जिसको कश्मीर के लोग जानते हैं। उसके अपने बड़े बड़े महल हैं, उसके अपने बड़े बड़े बागीचे हैं, सेब के बागान हैं, लेकिन गरीब कश्मीरी गरीब है। वो हमेशा से, जब वो मुख्यमंत्री या बड़े नेता थे, परिवार वहां पे पूरा कश्मीर कंट्रोल करता था, तब भी कश्मीरी भारत के अलग अलग कोनों में अपने ड्राई फ्रूट्स और अपने कंबल और रजाई बेचने के लिए निकला करते थे। उस पर कोई कंट्रोल नहीं किया। आज कश्मीर बदलाव के दौर से गुजर रहा है और ऐसे मौकाप्रस्त नेताओं को वो सबक सिखाएगा कश्मीर की कश्मीरियत, क्योंकि कश्मीर भारत का सिरमौर है। जो लोग कश्मीर को समझते हैं वो इन परिवारवादी नेताओं को इस बार बिल्कुल फिनिश करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है ये मौकाप्रस्त अमीर जो नेता रहे हैं, इनसे इन्होंने ठीक है। वो 4 तारीख को नतीजे आएंगे जब पूरा चुनाव खत्म हो जाएगा, तो कश्मीर का भी तस्वीर सामने आएगी। 370 के बाद का ये पहला चुनाव होगा। एक तंज आप पर भी कसा गया अमृतांशु जी। देखिए, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो तो मेरे नज़र में ह्यूमनॉइड हैं। मुझे उनसे कोई बैर नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं बिलाल से बात करना चाहता हूं और बिलाल से ये पूछना चाहता हूं कि बिलाल, आप देखिए 8 बजे से लेकर के अभी हम 10 बजे के कगार पे खड़े हैं। पहला बयान कांग्रेस के अध्यक्ष का 2 घंटे बाद आया है चुनाव होने के बाद, पोलिंग शुरू होने के, और उसके पहले 2 घंटे तक तमाम भाजपा के नेता हर एक जगह जाया करके वोट कर रहे हैं। अरे कम से कम कांग्रेस पार्टी कंपटीशन में नजर तो आए। 2 घंटे के डिले पे चल रही है बिलाल, और आपको ये अटपटा नहीं लगता? एक ट्वीट तक नहीं आया है कांग्रेस लीडरशिप से कोई, और वहां पे अरे वोट ही करने का ट्वीट आप कर दीजिए, लेकिन एक ट्वीट भी दिया है कांग्रेस पार्टी ने बिलाल। अच्छा देखिए, अमृतांशु मेरे साथ पत्रकारिता भी करते हैं, मेरे कलीग भी हैं, और हम एक दूसरे के कॉन्टेम्परेरी भी हैं। हम लोग पार्लियामेंट भी साथ कवर करते हैं, नेशनल बीड्स भी कवर करते हैं। तो अमृतांशु पर जो एक आरोप लगाया, असल में उन्होंने एक प्रवक्ता के दृष्टिकोण से चीजों को रखा है। उसमें एक सिंपैथेटिक फैक्टर भी है, और विपक्ष की जो एक रणनीतिक चूक है उसकी तरफ इशारा है। अमृतांशु को ये कह देना कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, मैं उससे एक सहमत नहीं हूं, लेकिन अमृतांशु ने एक दर्द को रखा है, एक विपक्ष की जो एक रणनीतिक चूक है उसको उठा के रखा है। और हालांकि देखिए, ये फुटेज है, जो प्राइम मिनिस्टर के फुटेज चल रहे थे, गृह मंत्री के फुटेज चल रहे थे, वो इसलिए चल रहे थे कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और गृह मंत्री हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते नहीं चल रहे थे। हालांकि जो फुटेज थे वो ANI के माध्यम से आए थे। अब मल्लिकार्जुन खड़गे का भी फुटेज आ गया है, तो आप कह सकते हैं कि अब लेवल प्लेइंग फील्ड अब बराबर हो गया। इसका आरोप आप मीडिया पे भी नहीं लगा सकते किसी तरह। शरद पवार जैसे फुटेज अवेलेबल होता है, मीडिया उसको चलाता है। और लेकिन अब इसी के साथ इसी पॉजिटिव नोट के साथ एक अपील के साथ कि जिन 93 संसदीय क्षेत्रों में आज तीसरे दौर का मतदान हो रहा है, उन संसदीय क्षेत्रों में अगर आप वोटर हैं तो आप अपने घर से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए। लोकतंत्र के इस महापर्व में आपकी भी भागीदारी हो, ये जरूर सुनिश्चित कीजिए। इसी अपील के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ आज जुड़े अमृतांशु जी, आपका शुक्रिया। बिलाल साहब और डॉक्टर राहुल यादव और यासिर जिलानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।